चुनाव ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इससे पहले 51 प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान पर उतारा था। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी मौजूद हैं। सर, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है, दूसरी लिस्ट जो है प्रशांत किशोर ने जारी की है। देखिए, प्रशांत किशोर बहुत जल्दीबाजी में है और अगर देखा जाए तो ब्रांडिंग और इमेज मैनेजमेंट इसी स्पीड में किया जाता है, क्योंकि अगर कोई जनता को अपना प्रोडक्ट समझने लगे तो उस प्रोडक्ट की डिलीवरी भी बड़ी फास्ट देनी होती है और इसीलिए प्रशांत किशोर बहुत तेज़ी से चुनावी कदम को बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, इसमें 66 उम्मीदवारों की बात है, घोषणा की है उन्होंने। उसमें कुछ नाम मैं आपको बता दूं, काफ़ी चर्चित नाम है कुछ मामलों में। अब आप समझ रहे होंगे मैं किस मामले में कह रहा हूं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस गांधीवादी और इस तरह की बातें जो करते हैं लुभाने के लिए या जनता गुमराह करने के लिए, उसमें ये चीज़ देखने वाली होगी बात कि आखिर जिन प्रत्याशियों को लेकर आ रहे हैं वो महागठबंधन को या एनडीए को कितनी टक्कर दे सकते हैं। तो इसमें नरपतगंज से जनार्दन यादव की वो बात कर रहे हैं कि वो उनको नरपतगंज से उतारेंगे। इसके अलावा इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को भी टिकट देने की वो बात कर रहे हैं। भागलपुर से अमरकांत जी हैं, इनको मैदान में खड़ा कर रहे हैं। बढ़हरिया से भी एक नाम आ रहा है, डॉक्टर शाहनवाज का, मुस्लिम बहुल इलाका है और थोड़ा ये प्रभाव भी इस शाहनवाज जी वहाँ काफ़ी रखते हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर इनके नाम पर देखा जाए तो विधायकी का चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। नरकटियागंज में चूँकि यादवों का वो बहुत ही गढ़ है रहा है, अच्छा इलाका रहा यादवों के मामले में, अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लाल बाबू यादव को नरकटिया से ये खड़ा कर रहे हैं। राजा पाकड़ से मुकेश राम को, चूँकि वो दलित और जो ईबीसी जाते हैं वहाँ ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने एक तरह जातिगत समीकरण का ध्यान में रखते हुए वहाँ मुकेश राम को खड़ा किया है, ताकि वो अगर महागठबंधन का कोई पासवान वोटर हो या महागठबंधन के कोई वो इसमें प्रत्याशी हो तो वो उसको सीधे सीधे टक्कर दे सके और उन वोटरों को अपने मुकेश राम जो कैंडिडेट हैं इनके माध्यम से उलझा सकें। इसके अलावा संदेश बहुत चर्चित सीट है। संदेश पे एक तरह से एनडीए को लेके चाहे फिर महागठबंधन की अगर बात करें तो सारे के सारे अपने उम्मीदवार का काफ़ी स्ट्रॉन्ग उतार रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कि जिस संदेश से राजीव रंजन को उतार रहे हैं पीके, वो अपनी जीत कितनी हद तक मुफीद रख सकते हैं। तो इसके अलावा राजनगर से सुरेंद्र दास को लेके वो आ रहे हैं और कल्याणपुर की अगर बात करें तो कल्याणपुर से मंतोष सहनी को लेके काफ़ी चर्चित वहाँ के नाम है उनका भी। लेकिन अब ये देखना होगा कि एनडीए उम्मीदवार की बात करें या गठबंधन के उम्मीदवार की बात करें, इसमें ये कहाँ टिक पाते हैं। बाजपट्टी की बात करें तो आजम अनवर है, मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ मुस्लिमों का काफ़ी प्रभाव भी है। तो ये चूँकि जिस तरह से पीके राजनीति करते रहे पिछले दिनों, जालदार टोपी पहन के, या जिस तरह से भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिमों को कहीं ना कहीं लामबंद करने की कोशिश किए कि भाई पहले बात आप कर रहे थे वाजपेयी जी की, वाजपेयी जी ज़्यादा तो अच्छे अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी से ज़्यादा अच्छे तो मोदी जी हैं, और जब मोदी जी आते हैं तो मोदी जी का डर दिखा के फिर आप कहते हैं कि योगी जी हैं। तो ये पॉलिसी इनकी रही है और एक तरह से डर दिखाकर मुस्लिमों को शुरू से ही दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। और तो इसी क्रम में बाजपट्टी में आजम अनवर को इसका फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे, जीत की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इनको यहाँ से खड़ा कर रहे हैं। हरलाखी की अगर बात करें तो रत्नेश्वर ठाकुर हैं, यहाँ से खड़े होने वाले हैं। झंझारपुर की बात करें अगर केशव भंडारी हैं, चर्चित चेहरे हैं। लेकिन अब ये चेहरा कितना मैटर करता है एनडीए के अगर सापेक्ष देखा जाए तो ये महागठबंधन के उम्मीदवार के सापेक्ष, ये अब समय पे पता चलेगा जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। शिवहर की अगर बात करें तो नीरज सिंह यहाँ दबंग नेता हैं, तो इनको लेकर देखिए कि क्या कुछ हो सकता है जो चुनावी रिजल्ट आएगा उसमें, लेकिन इनके नाम पर वो मुहर लगा रहे हैं। त्रिवेणीगंज की बात करें, प्रदीप राम है, ईबीसी और ख़ासतौर पर दलित वोटों का यहाँ प्रभाव है, तो इसीलिए इन्होंने दलित चेहरे पे प्रदीप राम पे ये खेला है एक तरह दांव। पिपरा की बात करें, इंद्रदेव शाह हैं यहाँ से इनको खड़े करेंगे। इसके अलावे
देखिए, जो आपने अभी कहा कि जो 51 जो लिस्ट जारी किया था इन्होंने पहली लिस्ट में, तो पहले उसमें भी देखिए बहुत ही शानदार इन्होंने गेम खेलने की कोशिश की है। बट अब जीत की सुनिश्चितता कितनी हद तक तय होगी ये तो देखने वाली बात होगी। उसमें 7 सुरक्षित सीट था और 44 जो था सामान्य सीट। अब इसमें भी इन्होंने बड़ा शानदार दांव खेला। ईबीसी को उसमें से 17 को खड़ा किया, ओबीसी को 11 को, जनरल के भी 9 कैंडिडेट वहाँ दिए और अल्पसंख्यक को 7। और ये जो इनका समीकरण है इसको लेके पीके लगातार दावे कर रहे हैं कि ईबीसी को लेकर अति पिछड़ा को लेके कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं खड़ी कर रही है। देखिए, ये इनका एक प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, जो कि तुरंत उम्मीदवार का ऐलान या फिर सेकेंड लिस्ट जारी करना, तो ये देख रहे हैं कि महागठबंधन वगैरह में जिस तरह से मार मची हुई है और एनडीए बाजी मार ले जा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं कि एनडीए के सापेक्ष में मैं पिछड़ जाऊं। और तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं महागठबंधन पे बाजी मारने के लिए ये बड़ा दांव खेलने दूसरी लिस्ट की, तो ये बहुत बड़ा वो है। सवाल यही है कि जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां जो है जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसमें सबसे तेजी से जनसुराज, प्रशांत किशोर की जनसुराज जो है खेल रही है। देखिए, बिहार में अगर देखें पिछले 2-3 चुनाव से, तो छोटी जातियों का बहुत ही शानदार वर्चस्व रहा है। देखिए, लगभग 11 सीटें ऐसी थीं पिछली बार जिसमें कि 1000 से कम के वोटों का अंतर था और लगभग 23 सीटें ऐसी थी जिसमें 2000 का अंतर था। सोचिए, 1000-2000 के अंतर में लगभग देखा जाए 23-10-33 34 सीटों पे मान लीजिए। फिर ऐसे ही 35 सीटें ऐसी थीं जिसपे 3000 का अंतर था। उसके अलावा देखिए, लगभग 44-45 सीटें ऐसी थीं जिसपे 4000 का अंतर था और 55 सीटें ऐसी थी जिसपे कि 5000 वोटों का अंतर था। तो पीके को ये पता है कि अगर वो बार बार कहते हैं या तो अर्श पर या फर्श पर, पीके को ये पता है कि अगर हमने शानदार तरीके दांव खेल दिया तो हो सकता है कि हम एक किंग मेकर की भूमिका में भी आ जाएं। बिहार सरकार में अगर सरकार बनने जब आता है तो डिसीजन मेकर में भी हम आ जाएं। तो पीके ने इसीलिए ये बहुत तेजी से दांव खेला है। लेकिन एक चीज़ और है, पीके का हर दांव हर जगह सफल नहीं हुआ है। अगर हम बात करें, देखिए दिल्ली और बंगाल को छोड़ दें तो पंजाब की बात करें, पंजाब में इनका मॉडल फेल हो गया था। आंध्रा में अगर बात करें तो आंध्रा में भी एक तरह से टाटा फिश बोल गए थे। यूपी में भी सपा को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं दिला पाए। तो ये सारी चीज़ें जो देखा जाए तो राजनीति देखिए अपने आप में एक अनिश्चितता का खेल तो है ही, लेकिन प्रशांत किशोर एक देखा जाए चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये बहुत ही शानदार अपना दिमाग लगाते रहे हमेशा। देखिए, जो 2012 में मोदी लहर थी इसमें कोई दो राय ना, लेकिन जाते ही ये मोदी के पास कि अगर हम चुनाव लड़ाते हैं और मोदी जी बहुमत से आ जाते हैं तो हमारा नाम हो जाएगा, और ये हुआ भी। लेकिन चाय पे चर्चा इस तरह के कुछ नारे दे के इन्होंने सोचा कि वो कर लेंगे और काफ़ी हद तक, लेकिन वो मोदी लहर का असर था। उसके बाद नीतीश कुमार के मामले में देखा जाए, नीतीश की भी लहर थी और नीतीश तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, इनको बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है, लेकिन इन्होंने भुनाया बड़े अच्छे तरीके से। ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि पीके जब गए तब मुख्यमंत्री बनी, ममता बनर्जी पहले भी मुख्यमंत्री थी, लेकिन इन्होंने पीके ने भुना लिया। देखिए, पंजाब की बात करें, पंजाब में तो सिंह साहब खदेड़ दिए इनको कि मुझे राजनीति सिखा रहे हो, मैं जो 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ कोई मतलब नहीं होता उसका। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो पीके बहुत ही शानदार तरीके से रणनीति बनाते हैं। अभी जो खासतौर पर बिहार में जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है कि पैसे देके स्टिकर लगवाना है या कार वगैरह पूरे स्टिकर ढकवा देना, 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये पीके दे रहे हैं। उनके लोग होटलों में साल भर से रुके हुए हैं, तो काफ़ी पैसा खर्च किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली अगर कोई पार्टी है तो जनसुराज है, प्रशांत किशोर की ये पार्टी है। तो ये जो ओवरऑल है ना, तो इसी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास देखा जाए तो विजन जो देखा जाए ग्राउंड लेवल पर उतरने लायक जो रोड मैप जो है ना, उस तरह से चीज़ें नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं उनको काउंटर इसलिए कर रहे हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर, खासतौर पर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, जो चीज़ें कभी ना कभी लालू समय में कमजोर थी, आज की डेट में उनको पता है कि नीतीश कुमार इन्हीं एजेंडे पे, इन्हीं नैरेटिव पे बहुत ही दिनों से हैं मुख्यमंत्री और लगातार इस पे काम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके वो हमलावर भी हैं, खासतौर पे विपक्ष को लेके। तो इसीलिए चाहते हैं वो कि किसी भी तरीके से हम एक तरह से महागठबंधन को टक्कर देने की कोशिश करें, एनडीए कोशिश करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपके पास रोड मैप नहीं है, स्ट्रॉन्ग विजन नहीं है, तो आप अपने विपक्ष को, खासतौर पर आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हरा दें चुनाव में, या एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दें, इतना आसान नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से कुल मिलाकर जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, प्रशांत किशोर तेजी से खेल रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस खेल में वो सफल हो पाते हैं या डूब जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।